अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी रहनुमा जो है एक बात जो है पब्लिकली बयान करने की हद तक कह देते हैं कि हमें कौमी मामलात के ऊपर यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन जब वो कौमी मामलात सामने आते हैं सब एक जितनी पार्टियाँ और जितने लीडर्स हैं सब अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ी करके एक तरफ अलहदा से आपको खड़े नज़र आएंगे। अब यही एक सूरत हाल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के मौके के ऊपर हमारे सामने आई, जहाँ पर हम एटलीस्ट सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी तवक्को रखते थे कि इस मसले पे जैसे नेशनल एक्शन प्लान के मौके के ऊपर सबको इकट्ठा बिठाया गया था, बैठे नहीं थे, खुशी से बिठाया गया था, तो अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल अल्टीमेटली इवॉल्व हो जाएगी कि ये सारे इकट्ठे बैठेंगे और एक डायरेक्शन सेट कर देंगे कि हमने बलूचिस्तान एक बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में है जहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, बाज़ इलाकों के अंदर आपको मिलिट्री ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे। केपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जनूबी अजला जो नो गो एरियाज़ बन गए, वहाँ आपको फ़ौजी कार्रवाइयाँ करनी है ताकि दहशतगर्दों की कमर तोड़ सकें। सरहद पार से आते हैं, आके हमारे जवानों को शहीद करते हैं, सिविलियन पुलिस टारगेट को हिट करते हैं, और पुलिस में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 35-40 अफराद के मुसल्ह जत्थे जिनके पास इक्विपमेंट भी अब मॉडर्न है, वो असला है उनके पास जो अमरीकी छोड़ के गए हुए हैं, तो वहाँ फ़ौज के अलावा दूसरा कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो इसके ऊपर सियासी लीडर्स सर जोड़ेंगे, बैठेंगे, फ़ौज के लोग आएंगे, ब्रीफिंग देंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि बताइए कि ये लोग जिनको यहाँ से ज़रब अज़्ब के नतीजे में मार के भगाया गया था कैसे वापस पाकिस्तान लाए। ये जो हमने फेंस लगाई थी, इस फेंस के होते हुए क्रॉस बॉर्डर ये टेररिज्म के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से ये लोग अंदर घुस आते हैं। तो ये सारी बातें डिस्कशन तभी होती हैं कि अगर ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो हुआ नहीं काम। लेकिन अब सलमान नकम राजा साहब का भी और बिलावल भुट्टो का भी एक बयान आया और वो दोनों वो वही बात दोहरा रहे हैं जो NSC से पहले कहनी चाहिए थी कि यकजहती की ज़रूरत है, इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। इसलिए अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा बताएं। सलमान नकम राजा साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे और बिलावल साहब एक और। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जी। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अहमद बिलाल महबूब साहब हैं पिल डैट के सरबराह हैं। अहमद साहब आपको भी और उमैर साहब और भट्ट साहब सबको खुशामदीद कहता हूँ। अहमद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बड़ी मुश्किल से उसका इजलास तलब हुआ, लेकिन उस इजलास के बाद एक बयानिया यहाँ तक तो आ गया कि हमने बाज़ इलाकों में कोशिश करनी है और इकट्ठे जाना है, लेकिन इकट्ठा होने के लिए जो सियासी क़यादत इकट्ठी बैठनी चाहिए थी, आधी अंदर बैठे हुए थे इजलास के और आधे बाहर बैठे हुए थे। अब क्या सिलसिला आगे बढ़ता है आपको नज़र आता है? ये जो आफ्टर थाट्स हैं PTI के अंदर भी और बिलावल के बयान से भी कोई तक़वियत मिलती है इस चीज़ को? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है जनरली जो पब्लिक का रिएक्शन था वो बहुत मुस्बत नहीं था PTI के इस फैसले के बारे में कि वो इस नेशनल सिक्योरिटी की अहम डिस्कशन में शरीक नहीं हुए। ख़ुद पार्टी के अंदर में ओपिनियन डिवाइडेड थी, तो गालिबन उनके लिए भी अच्छा मौका होगा कि अगर दोबारा इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए उस पर वो शरीक हो सकें, तो उनके लिए भी अच्छा मौका होगा। उनको कोई बहुत बड़ा असूली इख्तलाफ नहीं था, वो सिर्फ अपने सरबराह से मिलना चाहते थे, बानी से मिलना चाहते थे, उनसे गाइडेंस लेना चाहते थे। तो उसका अब फैसला चूँकि हो गया है कि हर हफ्ते मुलाकात होगी, तो शायद वो भी मसला नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में कि दोबारा इजलास बुला लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी को बाकायदा एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कर ली जाए। इस वक्त ये कमेटी को बाकायदा तौर पे बनी नहीं हुई असम्बली के अंदर। ये पिछली असम्बली में तो थी, लेकिन इस असम्बली में ना इसके मेंबर्स हैं, ना इसका कोई चेयरमैन है। ये मेरे ख्याल जल्दी में इसका इजलास बुला लिया गया, तो उसको भी प्रॉपरली फॉर्म कर लिया जाए तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो ये अच्छी तजवीज़ है कि दोबारा इजलास बुला लिया जाए। उमैर नियाज़ी साहब, आपकी जमात से ये जो आवाज़ आना है सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, ये इस बात को तक़वियत काफ़ी हद तक देता है कि जमात के अंदर वो जो स्कूल ऑफ थॉट जिसने ये ख्याल पैदा किया कि हमें नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहिए, वो अब थोड़ा तवाना हो रहा है, और ख़ास तौर पर NSC के इजलास के बाइकआउट के बाद क्या जमात के अंदर ये सोच है मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने की? नहीं, 100% जी। जहाँ तक पार्लिमानी पार्टी का ताल्लुक था, आपने ख़ुद उस दिन का देखा, पार्लिमानी पार्टी ने बाय मेजॉरिटी डिसाइड किया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। मगर जिस तरह आपको पता है कि हम एक अलायंस का भी हिस्सा हैं, तो अलायंस ने वो रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहले ही इसका बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, और सार रीज़न ये बताई थी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एक्सेस नहीं है। तो क्योंकि वो नहीं था, तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने भी, क्योंकि एलाइज आपके दूसरी तरफ फैसला कर चुके थे, तो पॉलिटिकल कमेटी ने भी यही फैसला किया कि सबको इकट्ठे लेके चलना है। तो ये डिसाइड हुआ कि सब्जेक्ट टू
मीटिंग ऑफ खान साहब जो है ना हमारी पार्टिसिपेशन होगी, और उस दिन आपने देखा कि सुबह गौहर साहब भी जेल के बाहर गए थे, उन्हें सुबह 9 बजे मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती थी। अगर दी जाती तो उस दिन भी पीटीआई पार्टिसिपेट कर लेती, क्योंकि पीटीआई के नाम ऑलरेडी गए हुए थे। मगर गौहर साहब की मुलाकात ही 2 बजे हुई थी खान साहब से, तो उस वक्त तक तो ये चीज़ें गुजर चुकी थी, तो फिर पार्टिसिपेशन का पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट साहब, क्या आपकी पार्टी कंसिडर करे कि जो बिलावल का बयान है या सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट है कि दोबारा से एनएससी का इजलास बुलाया जाए जहां तमाम पार्टीज़ बैठी हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, होना चाहिए। ये पहले भी हो सकता था। अब देखें ना, ये पीटीआई अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहती है। इन्होंने कहा जो हमारे अलाइज तो वो इनकार कर रहे थे, इसकी वजह से हमने इनकार किया। तो बात यह है कि आप फिर ये ना कहना कि हम ये बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई तो हमने इसलिए बाइकाट किया। देखिए इन्होंने नाम भी दे दिए, 15 के 16 नाम दिए थे, शायद आपको याद हो गए, शामिल होंगे। फिर एक भी नहीं आया और अचानक टाइम पे इन्होंने इनकार कर दिया। मौलाना साहब भी आए, मौलाना फजल रहमान साहब भी आए, इनको भी आना चाहिए था। और अगर ये रियलाइज़ हो गया, मेरे ख्याल में उनको ये आगे समझ के भाई हमें जाना चाहिए था, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला था। सब जमातों का ये फ़र्ज़ था कि ये जो एक ब्रीफिंग दी जा रही है इसमें दहशत गर्दी के जो एलिमेंट्स हैं उनको खत्म। बट साहब, लेकिन वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, तो आप उनकी मुलाकात भी करवा सकते थे। ये कोई हुज्जत तमाम करनी थी ना आपने। आप कहते हैं कि ठीक है आपके 2-3 लोग जाएं तो अभी डियाला में मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात करवा देते। मेरा ख्याल है कि मुलाकात तो उनकी होती रहती है, आप देखते हैं। लेकिन ये उज़र मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्होंने कोई जो एक्सप्लेन किया चीज़ के इस वजह से नहीं हुए। वो उमर ने ऐसा बता रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों ने भी रात लेट तक जो हमारे लाई थे उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो फिर भाई आप तो एक बड़ी जमात अपने आप को कहते हैं, हम बड़ी जमात है, आपको तो उनको राज़ी करके ले जाना चाहिए था। जैसे देखें 26 तरमीम हुई, हुकूमत ने कोशिश की, हमारे लाइज उन्होंने कोशिश की, बिलावल भुट्टो साहब ने और ज़्यादा कोशिश की, सब ने मिले। मौलाना साहब हमारे हालांकि अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा हुकूमत को कि रुक जाए कुछ दिन, सब इकट्ठे हों। तो वहाँ भी क्या हुआ, नाम भी दिए, सब कुछ किया, एंड पे वो फिर पीछे हट गए। तो ये पॉलिसी अगर इस तरह रखेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये तो एक हुकूमत और आवाम को अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा करना, उनके साथ खड़ा होना, उनके हौसले बढ़ते हैं, और ये मैसेज दुनिया को जाना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, जो इस वक्त बलूचिस्तान का मामला है वो तकाजा करता है कि जितने बड़े हैं इस मुल्क के, जो अहम ओहदों पर बैठी ताकतवर शख्सियात हैं वो भी, और जो सियासी जमातों में जिनका वज़न जितना है, अपना हिस्सा बकदर जूसा वाला हिसाब है, वो अपना वज़न डालें। और बलूचिस्तान में एक पोलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए। बाज़ जगहों पे आपको ऑपरेशन भी करना है, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन सारे एक मसले का हल नहीं है। पोलिटिकल प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं पीटीआई को और हुकूमती जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएल सरफहरिस्त हैं, ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, नहीं तो सिलसिला आगे नहीं चल सकता। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमने पहले माजी में देखा है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी जब बालवी पब्लिक स्कूल के अंदर हुई थी, तो उस मौके पर तमाम सियासी जमातें, हालांकि उस वक्त पीटीआई एजिटेशन में थी, वो एक धरना उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो उस धरने को छोड़ के धरना उन्होंने कॉल ऑफ किया, और ये फौजी क़यादत और सियासी क़यादत सारी बैठ गई। हालांकि उस वक्त भी बहुत टेंस थे हालात पीटीआई के और दूसरी पार्टियों के, और ये मुमकिन हुआ कि वहाँ बैठ के उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान को अप्रूव कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर जो कार्रवाइयाँ हुई वो बड़ी इफ़ेक्टिव रहीं। तो अभी भी यही होना चाहिए कि अभी भी ये लोग बैठें और जो नेशनल एक्शन प्लान तरमीम शुदा है उसका फिर से जायज़ा लें और मुतफ़िक़ा फ़ैसला करें। और मुतफ़िक़ा फ़ैसला होता है तो फिर फ़ौज के अंदर भी एक वलवला पैदा होता है, वरना फ़ौज के अंदर भी मोराल जो है वो इफ़ेक्ट होता है इससे कि हमारे सिविलियंस जो है वो मुत्तहिद होकर हमारे पीछे नहीं खड़े हुए, तो उसका जो बुरा असर होता है वो फिर फ़ौजी जवानों पे होता है। और फिर जो हमारे मुखालिफ हैं, जो दहशत पसंद हैं, उनको भी ये इंकरेजमेंट मिलती है कि तो खुद आपस में डिवाइडेड है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे होकर बैठ के एक मुश्तरका पैगाम जाना चाहिए कि हम सब कम से कम दहशत गर्दी के मुकाबले में हम सब इकट्ठे हैं। अच्छा उमैर न्याजी साहब, जो बलूचिस्तान से मैंगल साहब भी आपकी जो अलायंस चल रही है आपसे राब्ते में, अचकज़ई साहब भी साथ हैं। अब वहाँ पर 2-3 तरह के चैलेंजेस हैं। कुछ नौजवान हैं जो शायद इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनके दीगर मसाइल होंगे, पहाड़ों पर चले गए हुए हैं, लेकिन कुछ वहाँ तंजीमें हैं जैसे BLA है या कुछ और ग्रुप हैं ऐसे जिनकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हैं, उनको असला भी उनके पास है, फंडिंग भी है,
कोई गाड़ी पूरी अगवा करके ले जाता है, कोई एफसी की पूरी बस अगवा करके ले जाता है और लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। तो आपको दोनों 2 प्रॉन्ग चलानी है, वहाँ पोलिटिकल प्रोसेस भी चलाना है और काइनेटिक भी चलाना है। वहाँ पर आपकी जमात का बड़ा रोल है, बड़ा वजन है, आपको आगे आना पड़ेगा, आप साइड पे नहीं खड़े हो सकते। नहीं, 100% जी आप ठीक कह रहे हैं, और उस रोल को पीटीआई अदा भी करना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आप बीएलए की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का भी यही है मौक़िफ़ कि वो टेररिस्ट जमात है, उसको आप वो काइनेटिकली डील करेंगे। मगर जहाँ तक नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस की बात है, देखें वो पॉलिटिकल साइड ने ही लीड करना है, उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइड को स्पेस देनी पड़ेगी। मसला ये है कि इस वक्त हमने पॉलिटिक्स महदूद कर दी है। अब बलूचिस्तान की असम्बली ख़ुद देख लें आप, अख्तर मेंगल साहब की डे 1 की स्पीच उठा लें, ये बलूचिस्तान असम्बली है, ठीक है ना, आज तक उन्हें किसी ने रिबट नहीं किया। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ये 35 अरब रुपए में ये असम्बली बिकी है। जब इस तरह के मामलात हों, जब वहाँ का लोग, एक आम बंदा फील ही ना करे कि जो उसका नुमाइंदा है वो हकीकतन उसका नुमाइंदा नहीं है, जब आप शरीफ और नफ्स इंसानों से रिप्लेस कर दें ऐसे बंदे जो है ना डीज़ल की स्मगलिंग में मुलविस हों, जो कार जैकिंग का कार्टेल चलाते हो या ड्रग माफिया का हिस्सा हो, आप उनके हवाले नुमाइंदगी कर दें तो क्या बलूचिस्तान की आग सिमट सकती है? देखें, ये तो बलूचिस्तान को आप और आग में धकेल रहे हैं। देखें, जिन लोगों की नुमाइंदगी बनती है उनको एक्नॉलेज करें, और सबसे ज़रूरी ये है, ये तो इन कैमरा ब्रीफिंग हो ही रही है, मगर बंद कमरों के फैसले पूरी कौम का एतमाद नहीं जीत सकते। आपको APC भी साथ साथ बुलानी पड़ेगी। जो लोग इस वक्त जिस तरह भी, जिस वजह से भी इस वक्त पार्लियामान से बाहर हैं, उनको भी इंगेज करें और उनकी भी आवाज़ को जो है ना ड्यू इम्पोर्टेंस दें। अगर ये इस तरह से इंगेजमेंट करेंगे, सोशो इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ेंगे, तब जाके हम बलूचिस्तान को वापस कौमी धारे में लाएंगे। वरना देखें, हमारे साथ अगर बलूचिस्तान आ रहा है तो जाहिर बात है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ना। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या डिमांड करता है कि जो हम ट्रीटमेंट पंजाब को दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट बलूचिस्तान को दें। अगर यहाँ 10-10 हज़ार रुपये आप अपनी मनमानी पे लोगों में बांट सकते हैं, क्या बलूचिस्तान की तो पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, क्या उनकी हम एलिवेशन के लिए नहीं काम कर सकते? वहाँ का जो गरीब नादार तबका है, क्या उसकी हम दाद रसी नहीं कर सकते? देखें, इतने बड़े मुल्क के लिए लोगों, इतनी छोटी पॉपुलेशन को अपीस करना बहुत आसान होता है, मगर मसला क्या है, यहाँ विल नहीं है। यहाँ हमने जिन लोगों के हाथ में नुमाइंदगी दे दी है वो अपनी हद तक तो अपना घर सीधा कर रहे हैं, मगर नीचे तक उस चीज़ के समरात नहीं जाने दे रहे। अच्छा बट साहब, ये जो अभी इन्होंने इशू रेज़ किया है कि 10,000 वाला, मुझे अभी बलूचिस्तान में बाज़ पता चला कि ये जो BLA और इस तरह की तंजीमों में लोग शामिल हो जाते हैं, वो 12,000-16,000 रुपया उनको पर मंथ देते हैं, और एक वो बंदूक लटका के लड़का पहाड़ों पे उनके साथ चढ़ जाता है। तो वहाँ स्टेट का एक रोल है, आप कहें कि नहीं है तो ये माजरत के साथ अफसोसनाक पहलू है, और वहाँ आपको तवज्जो देनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट है आपकी, आपके इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको एक्टिवली वहाँ काम करना पड़ेगा। एक बात है, मैं उमर न्याजी साहब की बातें सुन रहा हूँ, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें आप अपने कायद को भी समझा दें, उसको जिसका नाम इमरान न्याजी है। वो तो जब बलूचिस्तान में, याद है एक वाक़या हो गया था, एक फैमिली थी जिनके वो लाशें पड़ी, वो औरतें 3 दिन इंतज़ार करती रहीं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आकर हमारे साथ इज़हार हमदर्दी कर दे, वो नहीं गया। अब ये बातें करने वाली नहीं है, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि अच्छी बात है, ये अब हो जाना चाहिए कि किसी मसले पे तो हम इकट्ठे हो जाएं। और इन्होंने वैर साहब ने भी बातें की जी कि फलां भी चीज़ है, अख्तर मेंगल साहब का ये मसला है। सबसे पहले कि जो सूबाई हुकूमत होती है उसका वज़ीर आला का भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है, अपने लोगों का ख्याल करना। पंजाब में अगर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कर रही है तो वो अपने सूबे के लिए, क्योंकि इसके अलावा बाहर तो जा नहीं सकती, सूबे में ही अपने काम कर सकती हैं। KPK में अपने अगर वो काम करते हैं, वो तो एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने सूबे को बेहतर बनाते हैं, और ये एक मुकाबला होना चाहिए इसमें कि कौन अपने सूबे का ज़्यादा ख्याल करे। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत। तो आप साथ हैं ना? नहीं हम साथ, पर देखे ना, सूबाई जो फैसले होते हैं वो जो उनका वज़ीर आला है वो करे, साथ सदर हमारे आसिफ अली जरदारी साहब है, सिंध में उनकी हुकूमत है, वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं सिंध वाले। लेकिन बलूचिस्तान का मसला एक अब से नहीं है, काफ़ी अर्से से चल रहा है। लोगों की जो राय है उसको हमने चेंज करना है, उनका ख्याल करना है। उसके लिए सब सियासी जमातें, जब इनकी हुकूमत थी ये ज़्यादा ख्याल कर लेते, इनसे ज़्यादा तो देखें अब ये इतना ख्याल हो रहा है कि ये लोग जो
उनके लिए तो अब एजुकेशन के लिए भी काफ़ी प्लानिंग जो है वो पैसा जो है वो पीएम साहब गए वहाँ, उन्होंने पूरी कहते हैं काबीना वहाँ बैठी उनके साथ। बलूचिस्तान में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। नहीं काम देखे ना, उसके लिए सूबों को भी साथ जो ये एहसास महरूमी का सवाल उठता है, उठता तभी है, ये तभी उठता है कि जब आप काम ना करें। लेकिन उसके लिए अगर हम कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्शन प्लान की बात होती है तो उसमें हर सूबे को चाहिए कि वो अपनी ज़ाती जो है ना मफादात उनको बुला के इकट्ठे होके ये मैसेज तो दे दे कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। हर जगह ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे जो सूबाई जो बलूचिस्तान के जो वहाँ जो जमहूरी लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वही आके अगर उसमें शामिल होके तो अपनी को बता तो सकते हैं ना कि ये मसाइल है, इनका ये हल है। हल यही है, हल सिर्फ यही है कि हम इकट्ठे हों और हम दुनिया को मैसेज दें और ये बताएं कि ये जो दहशत गर्दी है इसमें जो भी शामिल है वो पाकिस्तानी नहीं है। अहमद साहब, जो नेशनल एक्शन प्लान है वो उसको भी अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें शायद उन ट्रू ग्राउंड रियलिटीज़ को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिसमें इकनॉमिक डेप्रीवेशन उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट होगा बलूचिस्तान के नुक्ता नज़र से। उसको फैक्टर इन करते हुए आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो नेशनल एक्शन प्लान को जो आज से कोई हमने 10 साल पहले बनाया था उसको कम्प्लीटली आई थिंक अपडेट करके ज़्यादा तगड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये नदीम साहब, ये नेशनल एक्शन प्लान एक बार तो रिवाइज हो चुका है, यानी जो ओरिजिनल बना था ना 10 साल पहले, उसके बाद ये फिर दोबारा नेक्टा ने इसको रिवाइज किया था। लेकिन ये बिल्कुल एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, इसका रिव्यू होना चाहिए और ये कौमी असम्बली की कमेटी को करना चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियाँ जो बराए अमूर दाखिला है, ये उनके परव्यू में आता है, उसको इसका जायज़ा लेना चाहिए और पूरी असम्बली के अंदर भी इस पर गुफ्तगू हो सकती है। क्योंकि ये देखिए, ये जो बलूचिस्तान का मामला है, ये जो आदमी बंदूक लेके आपके सामने आ जाएगा उससे तो आप बंदूक से ही निपटेंगे, लेकिन बिलाखिर ये मामला तो सियासी मुज़ाकरे और सियासी डायलॉग से हल होगा। तो सियासी डायलॉग के लिए मुझे अच्छी तरह याद है कि अब्दुल मालिक बलोच साहब जब चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, तो उन्होंने इसी नेशनल एक्शन प्लान के दिए गई हिदायत के मुताबिक जो लोग इंसर्जेंसी में मुलविस थे उनके लीडरों से उन्होंने जाके बैरून मुल्क मुलाकातें की थी और कुछ मामला तय भी हो गए थे। लेकिन फिर उनके रास्ते में रुकावट पैदा हो गई, गैर सियासी कुव्वतों ने उनको अपने सियासी डायलॉग को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मेरे ख्याल में जिस तरह अब्दुल मालिक बलोच जैसे लोग हैं, उन सियासी लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो सियासी डायलॉग करें उन लोगों से जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई। जो बंदूक लेके सामने आ जाएगा जाहिर, तो उसके साथ तो फिर बंदूक की ज़बान में ही बात हो सकेगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही होंगे। तो मुज़ाकरात के लिए इन लोगों को बीच में लाना चाहिए, अब्दुल मालिक बलोच जैसे लोगों को। बिल्कुल सही है। उमैर नियाज़ी साहब, आपकी जमात के जहन में क्या तजावीज़ हैं, क्योंकि आपके साथ तो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, मैंगल साहब भी और चकजई साहब भी। अगर पोलिटिकल प्रोसेस भी हो और साथ में ही काइनेटिक भी चल रहा हो, तो एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे शोरश ज़्यादा इलाके हैं जहाँ लाजमी आपको काइनेटिक की तरफ जाना है, और कौन से ऐसे पोलिटिकल प्रोसेस हैं जहाँ पर एक ब्रॉडर पार्लियामेंट्री अप्रूवल हासिल हो, उसको ओनरशिप हासिल हो, और फिर उस गुफ्तगू वाले, उस बातचीत वाले मरहले को भी साथ ही साथ आगे बढ़ाया जाए। अच्छा जी, ये बुनियादी तौर पे ये बी एरियाज़ हैं जिनका प्रॉब्लम ज़्यादा एक्यूट है, जहाँ पे जो है ना आपकी ये लेवीज़ तैनात हैं, नॉर्मल पुलिस एरियाज़ नहीं हैं। देखें, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो अक्टूबर 2021 में इन अजला के लिए इमरान खान ने, ये बुनियादी तौर पे कैटेगराइज होता है साउथ बलूचिस्तान, इसके लिए जो है ना 600 बिलियन रुपए का पैकेज अप्रूव किया था। और उस पैकेज, ये फेडरल फंड से जो है ना इन्वेस्ट होना था, क्या बनना था, 12-13 डैम्स इन इलाकों में बनने थे, मेन रोड वर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना था, स्कूल्स पे काम होना था। तो इस तरह के एक इंक्लूसिव पॉलिसी चाहिए थी, मगर क्योंकि 22 में गवर्नमेंट चली गई तो वो सारा प्रोसेस वहीं अधूरा का अधूरा रह गया। देखें, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के लिए हमने अफर्मेटिव एक्शन लेना है, इधर हक की बात नहीं है, हक से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और उसके लिए तमाम सूबों को अपना पेट भी काटना पड़ेगा। जब तक आप उस तरह की तवज्जो नहीं देंगे बलूचिस्तान पे, आपके ये मसाइल का हल नहीं होगा। आज ऑपरेशन कर लेंगे वक्ती तौर पे, ये आग आपको
बुझी हुई नज़र आएगी, मगर जब इसे मौका मिलेगा इसने दोबारा से सर उठाना है। और सबसे ख़तरनाक इसका एस्पेक्ट ये है कि यही आपको इम्पैक्ट आपको ये सिंध में भी नज़र आता है। अगर चाइनीज़ वाली वारदात देखें जो कराची एयरपोर्ट के बाहर हुई, उसके पीछे भी यही लोग थे। तो ये पूरे मुल्क में इसका फैलने का अंदेशा है। तो अगर इसको टैकल करना है तो इसके लिए पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट पे बड़ा तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अच्छा बट साहब, जो केपी के अंदर बात करूँ, क्या नहीं साहब ये कहेंगे जब आइंदा कोई महीने में जब भी कोई नेशनल एक्शन प्लान के लिए या कोई ऐसी सिक्योरिटी के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी तो ये आएंगे? पूछ ले भी उनसे, बता भाई फिर भी आप ये तो नहीं कहेंगे जी वो नहीं है फलां नहीं है। ये तो आप मैसेज उन लोगों को देते हैं कि भाई हम अपने लोगों के साथ जवाब ले लेते हैं। मैंने ऐसा बताइए जी। अच्छा देखें, नेशनल एक्शन प्लान की जब हम बात करते हैं ना, ये एक ऑल इनकम्पसिंग पॉलिसी है। नेशनल एक्शन प्लान का ये मतलब तो नहीं है कि खाली ऑपरेशन होना है, उसमें आपकी जुडिशल साइड भी है कि आपकी जुडिशरी का क्या रोल है, आपके पुलिस एजेंसीज का क्या रोल है, ठीक है ना, आपने इकोनॉमिक साइड पे क्या करना है। देखें इस तरह की इंक्लूसिव पॉलिसी बनाएं तो क्यों नहीं, बिल्कुल हम उसमें बैठेंगे, उसमें करेंगे, अपना पूरा इनपुट देंगे। मगर साथ ही साथ ज़रूरी क्या है, देखें बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है, मगर बलूचिस्तान की हद तक वो रेलिवेंट है। उनको आप कब बुलाएंगे? वो APC जब तक आप नहीं बुलाते उनको आप ऑन बोर्ड नहीं ले आते। खाली बंद कमरे के फैसले करके आप एक्सपेक्ट करें कि वो उसको पूरी कौम की पजीराई मिलेगी तो वो मुश्किल होगा। सही बट साहब जी देखें ये बात कर रहे हैं तो देखें जब कोई इस तरह की मीटिंग बुलाई जाती है इन कैमरा, उनका मकसद होता है कि ये चीज़ बाहर तो वो चीज़ें बाद में आ जाती हैं, लेकिन अंदर मकसद ये होता है कि वो आपकी इनपुट भी लेना चाहते हैं दूसरी जमातों की। वो लोग जो असेंबली में नहीं है, जो अपने 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 इलाकों में वो भी एक लीडर है, तो वो छोटी जमातों के लीडरान को बुलाया जाता है। तो मकसद यही होता है कि कोई भी एक्शन लिया गया सब की कहते हैं उसमें इनपुट हो और उनकी जिम्मेदारी और उसमें वो खुद हिस्सा डालें, फिर कौम को अवाम को पता चले कि अब जो काम होने लगा है अपनी कौम की रजामंदी उसमें शामिल है। शामिल होने में तो कोई बात नहीं, शामिल होंगे तो आपको मशवरा देंगे। अगर आप बाइकाट कर देते हैं तो ये मैसेज गलत जाता है दुनिया में भी कि ये तो आपस में भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेज का साथ। NSC दोबारा बुलाइए, APC भी बुलाइए ताकि सारों को मौका मिले, जिसके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कम से कम वो मौका पैदा कीजिए। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए और ये इस वक्त की जरूरत है, तो करिए ना, आगे बढ़िए। बात की जरूरत है, बिल्कुल होगा। इसके बाद हो सकता है PM साहब ये फैसला करें, बुला लें 15 दिन बाद, महीने बाद, जब भी बुलाएंगे। तो ये तो हमें प्यारी जमातों को ये तो अपना इरादा बताना चाहिए कि इस काम के लिए हम आपके साथ हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, उमैर अहमद, बिलाल महबूब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं उसके ऊपर उनसे राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन देखें तो इन्फ्लेशन खतरखा कमी आ चुकी है। उसमें रवा माह में मार्च के महीने में 1 या 1.5% इन्फ्लेशन रहने की तवक्को है, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर देखें तो आमदाद अभी भी 22 अरब डॉलर की हैं 8 महीने में, और इंपोर्ट्स हमारी 37.8 बिलियन डॉलर्स की हैं। ये जो फ़र्क है 15.8 अरब डॉलर का तिजारत में, ये बहुत बड़ा इशू है जो हेडेक है पाकिस्तान के लिए कि ये डॉलर 15-16 अरब डॉलर जो 8 माह में है, साल के आखिर तक ये 22-24 अरब डॉलर हो जाएंगे। ये कहाँ से आएंगे? इसका अभी तक हमारे पास कोई खातर खा सलूशन नहीं है। हमारे पास जो मेहमान शख्सियत है प्रोग्राम के इस हिस्से में, मिफ्ता साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कुछ चीज़ें लगता है कि बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन ये जो एक्सटर्नल एरिया है ये तो अभी भी वल्नरेबल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रिमिटेंसेज अब 3 अरब डॉलर महीने की आ रही हैं, फिर भी ये एरिया अंडर प्रेशर है। जी, रेमिटेंस ने अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सहारा दिया है हमारी मईशत को, और रेमिटेंस बड़ी अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि तकरीबन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस मिलाकर इंपोर्ट के बराबर होती हैं। अगर हम इंपोर्ट्स को जो है वो ज़रा सा कम रखें, अगर हमारी ग्रोथ 2-2.5% हो, जब हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है, शरह नमू बढ़ जाती है, तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और फिर उसका हमारे पास पैसे नहीं होते तो फिर रुपया डिवैल्यू होता है और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। और तो ये हमको, और इसके अलावा हमारे ऊपर जो कर्ज़ है 20-25 अरब डॉलर का जो हमको वापस करने होते हैं दुनिया को, और जो सूद देना होता है, तो उसके लिए फिर हमको नए कर्ज़ और कर्ज़ लेने पड़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एज अ मुल्क कि हम बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें इतना
कि हमारे इंपोर्ट के बराबर आ जाए और जो हमारा रेमिटेंस का पैसा आ रहा है उससे हम दुनिया भर का कर्ज जो है वो भर सकें। ये मिफ्ता साहब, ख्वाहिश तो होगी, तवील अरसे से 90 की दहाई से हम ये बातें सुनते हैं कि ये काम हमने करना, कर नहीं पाते, बरामदात ऊपर जाती नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में एक दफ़ा हमने 30-31 अरब डॉलर बरामदात को टच किया था, फिर नीचे गिर गई थी PDM के दौर में। अब शायद इस साल 30 जून तक हो सकता है हम 32 बिलियन डॉलर के करीब करीब चले जाएँ। तो हमने कोई तीर नहीं चलाया, इसमें 10-12 साल 15 साल काफ़ी हद तक ज़ाया कर दिए, हमने एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं कर सके। नहीं, हमने तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करा है। 90 की दिहाई से ही आप समझ लीजिए कि वक्त ज़ाया हो रहा है। उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन वियतनाम के बराबर था। आज वियतनाम का एक्सपोर्ट 380 बिलियन डॉलर के बराबर है। तो हम देखें ना, बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हमारे 2 करोड़ 70 लाख बच्चे बाहर हैं, हम सेहत नहीं दे सकते, हम बेसिक सर्विसेज पानी नहीं पहुंचा सकते, बिजली हमारी सबसे महंगी है, एक्सपोर्ट्स के टैक्सेस हमारे सबसे ज़्यादा हैं। शायद मेरे ख्याल से खित्ते में तो खैर ज़्यादा है, मुल्क दुनिया में शायद एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो इनकम के ऊपर टैक्स है वो हमारी मुल्क में ज़्यादा तरीन हो। गैस हमारी सबसे महंगी है, बिजली महंगी है, तो कैसे, और लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। हम ये बेसिक जब तक काम नहीं करते, हमारी मुल्क के गवर्नेंस जो है वो डिसफंक्शनल है। जब तक हम लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करते जिससे तालीम और सेहत हो, जब तक हम बिजली सस्ती नहीं करते, निजकारी नहीं करते, जब तक हम ये गलत फ़ैसले करना छोड़ ना दें जिसमें महंगी बिजली लगाना और दीगर जो काम है, ये जब तक हम चीज़ें नहीं करेंगे तो हम कैसे तरफ जाएंगे। इस हुकूमत ने जो आपने बात करी कि अफरात ज़र कम हुआ है, वो इसलिए कम हुआ है कि दुनिया भर में ख़ाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, और तो कोई बात नहीं है। इस हुकूमत ने 1 साल के अंदर एक कदम एक चीज़ का नहीं उठाया माशी पॉलिसी में कि जिससे माशी इस्तेकाम आ सके या जिसकी वजह से हम ग्रोथ की तरफ जा चुके हैं, माँ सिवाय IMF के प्रोग्राम साइन करने पे। जो NFC अवार्ड की बात है, जो इनको भी पता है कि NFC अवार्ड को जब तक आप रीनिगोशिएट नहीं करते और उसको बेहतर नहीं करते, आप मुल्क में खसारा कम नहीं होगा, और खसारा कम नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। जो आपने बात करी है एक हॉरिजॉन्टल टैक्स करने की, कि यार आप 50,000 रुपये कमाने वाले नौकरी पेशा आदमी से तो टैक्स लेते हैं, 38% टैक्स लेते हैं आप नौकरी पेशा लोगों से मैक्सिमम, और हज़ारों एकड़ की ज़राई अराजी वाले से टैक्स नहीं लेते, बड़ी बड़ी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में रहने वालों से टैक्स नहीं लेते। तो जब तक ये मुल्क में बेसिक इस्लाहत नहीं करेंगे और एक मखसूस अशराफिया के पंजे से मुल्क को नहीं छुड़वाएंगे, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। सर, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट में आपने तेल की कीमतों में कमी का बताया है, जितनी कमी आके लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, बिजली की कीमत भी उससे कम हो जाती। हमने उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स और बढ़ा लिया, अपनी लेवी उधर से ले लिया, दूसरे टैक्स नहीं इकट्ठे कर सके, ये आसान तरीका था, इधर और टैक्स लगा लिया। तो इस तरीके से तो हम बेहतरी नहीं ला सकते। देखिए ना, वो इसलिए किया था कि हुकूमत कह रही थी कि आपके ऊपर जो 10 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल के ऊपर टैक्स लगाया, जिस पर तकरीबन 17 अरब रुपया हुकूमत को मिलता है, यानी कि 200 अरब रुपये की आवाम की जेब से निकल के हुकूमत को जाएगा। हमने ये सुना था कि 23 मार्च को शहबाज शरीफ साहब बड़ा ऐलान करेंगे कि जिसके तहत वो कहेंगे कि हमने बिजली सस्ती कर दी, चलो आपके ऊपर टैक्स लगा के तो वो सस्ती कर दी। वो भी नहीं हुआ, आपने टैक्स ले लिया, बिजली सस्ती नहीं करी। आपने IPPs के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए थे, बोला 1.5 रुपया बचेगा, वो बिजली सस्ती नहीं हुई। बल्कि सितम ज़रीफ़ी, अब मैं 2 आपको बात बता दूं कि एक तो मसला ये है कि जो फ्यूल प्राइसेस में 3-4 रुपये कम होने, उसकी भी अनाउंसमेंट नहीं आई है कि जो आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में आएंगे। लेकिन जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट अगली आ रही है, क्योंकि इतनी बारिशें नहीं हुई, तो हमको जो उम्मीद है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट कम हो जाएगी, हमको शायद ख़तरा है कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट बढ़ ना जाए अगले सहमाही में, अगले क्वार्टर में, क्योंकि बारिशें इतनी नहीं हुई तो शायद तरबेला या मंगला या दीगर से इतनी पानी नहीं मिल सकेगा, तो इतनी बिजली नहीं बन सकेगी। सर, एक और एरिया ऐसा है जिसके ऊपर नेशनल लेवल पे कोई सर जोड़ने की ज़रूरत है, वो है आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पिछले कई सालों से, कोरोना के ज़माने से ये काम शुरू हुआ है, कोई एक आध महीना पॉजिटिव गुजरा नहीं तो हम नीचे के नीचे गिरते जा रहे हैं। उठेगी नहीं इस सेक्टर तो आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ से होंगी, इकॉनमी कहाँ से चलेगी? देखिए, गुजारिश है कि नदीम भाई, इस साल हमारे 5 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं। कपास वो नीचे है प्रोडक्शन, गंदम उसकी प्रोडक्शन नीचे है, गन्ने की प्रोडक्शन नीचे है, चावल की प्रोडक्शन नीचे है, और मकई उसकी भी प्रोडक्शन नीचे है। उसके साथ साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे हो गई है। अब तो इसीलिए आपकी जो 3 साल से औसतन इनकम कम हो रही है पाकिस्तानियों की, और जब आप कहते हैं कि अफरात ज़र कम हो गया, यानी कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, लेकिन लोग अच्छा फील इसलिए नहीं कर रहे कि लोगों की इनकम बड़ी तेज़ी से कम हुई है।
अल्लाह करे ये आखिरी बुरा साल हो, लेकिन ये हमारी पॉलिसी है ना। हमने इस वक्त लार्ज स्केल कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 61% टैक्स लगा रखा है। 61% टैक्स है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्लूडिंग नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 38% टैक्स लगा रखा है। आपने बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स लगा रखा है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली हम पल्ला मुल्क से महंगी है, गैस हर पल्ला मुल्क से महंगी है। तो यहाँ पे कौन सरमायाकारी करेगा? जब सरमायाकारी नहीं होगी तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी। कौन मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा? BMR की इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और उसके बाद हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इनफॉर्मली स्टेट बैंक जो है वो डिस्करेज करती है बड़ा इम्पोर्ट करना, क्योंकि उसको डॉलर भी संभाल के रखना है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इसको आपकी बात दुरुस्त है कि सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है, हिम्मत की। हमको अंदाज़ा है तकरीबन कि हमको क्या क्या करना होगा मुल्क के लिए, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। हमको अंदाज़ा है कि बिजली की कीमत कम करने के लिए निचकारी करनी होगी, लेकिन हम अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपनी सोच की बिना पर वो कम नहीं कर पा रहे। हम 15% UFG करते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस। उतनी तो हम इम्पोर्ट भी नहीं करते। हम अरबों डॉलर्स की इम्पोर्ट कर लेते हैं गैस, लेकिन अनअकाउंटेड फॉर गैस को कम नहीं कर सकते, और नहीं कर सकेंगे जब तक हम निचकारी नहीं करेंगे। सो बहुत सारे हमारे ऐसे मसले हैं जो हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रखी है। मिफ्ता साहब, लेकिन NFC अवार्ड एक बड़ा ऑब्वियस चैलेंज है जो सबको पता है। आप भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको भी पता है, डार साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, एवरी पार्टी न्यू अबाउट इट, PTI को भी पता है। और इस वक्त जिस तरह का एक वो हाइब्रिड प्लस मॉडल है, शायद मेरे ख्याल में एक आइडियल अरेंजमेंट होगा कि आप सारे सूबों को बिठा के राज़ी कर लें नए अवार्ड के ऊपर। हम ये कर क्यों नहीं रहे? क्या चीज़ रोक रही है हमें? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ रोक रही है। देखें, सूबों की सियासत चलती है ये वाफर पैसों से। आप देख लीजिए कि पंजाब में हम रेल बना रहे हैं, ग्लास ट्रेन बना रहे हैं, हमने एयर एम्बुलेंस लगाई है, कि जबकि जहाँ जहाँ एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ तो जनरल हॉस्पिटल्स हैं पंजाब में, तो फिर भी हमने ये करना है क्योंकि ये शो प्रोजेक्ट्स होते हैं। सिंध के अंदर पता नहीं वो क्या करते हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि वो पैसों का क्या करते हैं। बलूचिस्तान में मुझे ही पता है कि 3000 स्कूलें जो बनी हैं उसमें 2700 स्कूलें खाली रखी हैं। सो माई पॉइंट है कि ये अब आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे इस वक्त इस साल का डेफिसिट तकरीबन 8000 अरब रुपए होगा। इस 8000 अरब रुपए के खसारे को पूरा करने के लिए हमको 20,000 अरब रुपए का टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि 60% पैसे सूबे के चले जाते हैं। तो अगर 60% पैसे सूबे को देने और 20,000 अरब कितना है, जितना हम टैक्स देते हैं उससे 150 गुना ज़्यादा, और 20,000 अरब आप जमा करेंगे तब जाकर वफाक का बजट बैलेंस होगा। और 20,000 अरब का मतलब है कि आप इकोनॉमी को सुला देंगे। आप 32-33% टैक्स टू GDP की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका में नहीं होता, मुमकिन नहीं है। तो आसान तरीका ये है कि यार आप सूबों को बोलें कि अपना अपना टैक्स आप थोड़ा सा जमा करें, कुछ अखराजात भी कम करें। इस तरह वाफर पैसे खर्च कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 900 अरब रुपए का आपका बजट है, 1 करोड़ 40 लाख लोग सिर्फ रहते हैं। आप 20 लाख फैमिलियाँ, मैं तो समझता हूँ 200-250 अरब रुपए बलूचिस्तान के बजट से काट दें, और वो 10 लाख गरीब 50% गरीब फैमिलियाँ, उनको 20-20 हज़ार रुपये दे दें महीने के। 240 अरब रुपए लगते हैं। उससे आपके सारे बलूचिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, करप्शन भी कम हो जाएगी, लोगों की जेब में कुछ पैसे भी आएंगे, तालीम भी हो जाएगी, सेहत भी हो जाएगी। लेकिन आप बस वो करप्शन वाली गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है। हम भी तो ये चीज़ें नहीं सोचते ना, हम भी तो वही चीज़ें कर रहे हैं हर सूबे में, हर जगह पे, जो 75 साल से कर रखी हैं, और अपने आप को सियासी यरगमाल बनाया हुआ है अपनी सोच का और अपने ज़ाती मफाद का। मिफ्ता साहब, आपकी ये जो बलूचिस्तान वाली तजवीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है। ये बलूचिस्तान का मसला, ये बाकी ना इनसे पोलिटिकल प्रोसेस चलना है अच्छे से, ना ये इकनॉमिक डेप्रीवेशन को किसी और तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स वाला जो प्रोसेस है ये काबिल अमल है। उन फैमिलीज़ को दे दें 20-25 हज़ार रुपया महीना, साल 2 साल में वो लोग सीधी राह रास्त पे आ जाएंगे जो भूखे हाथों ये काम कर रहे हैं। बाकियों को आप मिलिटरीली काबू कर लें उनको। और मैं सीरियसली मैं आपको बताऊं, देखें, मिलिटरीली हम लोग काबू कर सकते हैं जिनको, थोड़े बहुत लोगों को। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हिंदुस्तान और दीगर ममालिक, अफगानिस्तान इनकी मदद करते हैं। हिंदुस्तान पैसों से मदद करता है, ट्रेनिंग से मदद करता है। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं जितनी किस्म की टेररिज्म कर रहे हैं, ट्रेन हाईजैक करना, जब तक कि ट्रेनिंग ना हो, वेपन्स ना हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स ना हो, कम्युनिकेशन सपोर्ट्स ना हो। लेकिन आप अगर ये चीज़ कर दें जो मैं कह रहा हूँ, 240 अरब रुपया है, आप आराम से बजट से काट सकते हैं। 230 अरब रुपया तो इनका PSDP है और इनका ADB है, और अगले साल फिर आपने 100 अरब देना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं ना, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ये जैसे तालिबान है, तालिबान की कोई लोगों में सपोर्ट नहीं है।
पश्तून लोगों में, उन ट्राइबल एरियाज़ में भी तालिबान के लोगों की सपोर्ट नहीं है। ये जो BLA वगैरह है, इसके पास सपोर्ट है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इनके पास हमको हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल हम नहीं जीत पा रहे वहाँ पे। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कर दें आप, हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल भी जीत जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।